हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है जो कि जन औषधि योजना के लाभार्थी हैं। देखते हैं। देखिए, जन औषधि दिवस यानी 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन सभी के साथ इंटरेक्ट किया है जो कि जन औषधि केंद्र के लाभार्थी हैं या फिर ऑनर हैं। भारतीय जन औषधि परियोजना, तो PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत आपको पता ही है जेनेरिक मेडिसिन जो है ब्रांडेड की तरह ही प्रमोट की जाती हैं क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन का कॉस्ट कम होता है। इसके लिए भारतीय जन औषधि दिवस मनाया जाता है आपका कब? 7 मार्च को। तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरेक्ट किया है उन लोगों के साथ जिनको जेनेरिक मेडिसिन सेल करने के लिए सर्टिफिकेट मिला है, लाइसेंस मिला है, उसके अलावा उसके जो बेनिफिशरीज हैं उन सभी के साथ इंटरेक्ट किया गया है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जा रहा है। इस बार थीम क्या है इसका? जन औषधि जन उपयोगी, ये है थीम। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। हालांकि तब इसका नाम था जन औषधि कैंपेन। क्या नाम था? जन औषधि कैंपेन। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो हमारी जेनेरिक मेडिसिन है उनको सभी के लिए अफोर्डेबल और अवेलेबल बनाना ताकि सभी को मिल सके जेनेरिक मेडिसिन। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है इसको फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, या फार्मा PSUs ऑफ इंडिया द्वारा, जो इसकी एक सब कंपोनेंट है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, अभी तक इसके तहत 6,300 जन औषधि केंद्र ओपन किए जा चुके हैं और 2025 तक 10,500 प्रोवाइड करने हैं। पर्पज़ क्या है? क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना इन जन औषधि केंद्र के द्वारा। नवंबर 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत आता है, उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन को सबके लिए अवेलेबल बनाने के लिए जन औषधि स्कीम लॉन्च की। यही 2015 में क्या हो गई? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हो गई। इतना याद रखिएगा। जन औषधि केंद्र को जो टर्नओवर है जन औषधि केंद्र का 2020-21 का 600 करोड़ हुआ, यानी कि जेनेरिक मेडिसिन को लोग वैल्यू दे रहे हैं एज ब्रांडेड। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2, इनको आपस में कनेक्ट किया गया है और इसके द्वारा जो वॉयज़ है यानी कि शिप है वो नेशनल वाटरवे 1 पटना से लेकर ब्रह्मपुत्र तक पहुंचा है, तो पांडु तक पहुंचा है, पटना से लेकर पांडु वाया बांग्लादेश। ये देख लीजिए आप, पांडु असम में है। जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हरी झंडी दिखाई। पहला वॉयज़ यानी पहला शिप पहुंचा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पटना से पांडु पहुंचा है वाया बांग्लादेश। पांडु कहाँ है? गुवाहाटी में है, और पटना तो आपको पता ही है बिहार की कैपिटल है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 का यूज़ किया जा सके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हम लोग नॉर्थ इंडिया से जो कार्गो है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचा सकें। नेशनल वाटरवे 1 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, 1 जो है गंगा रिवर पे है। इसको आपस में कनेक्ट किया गया है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा। हाल ही में एक पहला शिप गया जिसका नाम है MV लाल बहादुर शास्त्री, 200 मीट्रिक टन फूड ग्रेड लेकर ले गया है, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फूड था। पटना से पांडु तक पहुंचाया बांग्लादेश के द्वारा। इसके अलावा 1800 मीट्रिक टन टाटा स्टील भी थी जो कि बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंची डुबरी में। तो ये MV लाल बहादुर शास्त्री वॉयस था, पहला वॉयस था जिसने नेशनल वाटरवे 1 से नेशनल वाटरवे 2 तक ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट किया गया है इनलैंड वाटर के द्वारा पटना से पांडु। देखिए, बाकी ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं। हालांकि इसने 2350 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है। नेशनल वाटरवे की बात करें तो इंडिया में लगभग 14,500 किलोमीटर एरिया ऐसा है जो कि नेविगेबल वाटरवे प्रोवाइड करता है। इनको यूटिलाइज करने के लिए यानी वाटरवेज को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1985 में। उसके तहत इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित की 1986 में, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत आती है। जब ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब
बनी थी तब उस समय 5 ही आपके वाटरवेज अनाउंस थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाद में 2016 में 106 और ऐड किए, ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में 106 वाटरवेज ऐड किए गए, इससे वाटरवेज की संख्या हो गई 111। देखिए ये जो 106 और ऐड किए गए, ये नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत ऐड किए गए। अभी 13 ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हैं। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इनके रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं कि शिपिंग को नेविगेट किया सके, वो सारा काम देखती है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत कार्य करता है। इसने फर्स्ट प्राइज जीता है 2018, 19, 20 और 20-21 के लिए। किसमें, इस्पात राजभाषा अवार्ड या फिर इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड। आप याद रखिए एनएमडीसी, इस्पात राजभाषा अवार्ड, इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड जीता है। मोटा मोटा आप पढ़ लीजिए। देखिए मदुरई में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा हिंदी सलाहकार कमेटी, उसकी बैठक चल रही थी, यानी मीटिंग चल रही थी हिंदी सलाहकार कमेटी की। उसमें इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड 2019-20 के लिए और इस्पात राजभाषा अवार्ड 18-19, 20-21 के लिए किसको दिया गया है, एनएमडीसी को, जो कि देश का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर्स है। एनएमडीसी के हेडक्वार्टर में कई बार गया हूँ, ठीक है, एनएमडीसी कंपनीज में भी कई बार गया हूँ। वाकई में आयरन ओर के प्रोडक्शन का काम ये लोग करते हैं। और मैं इससे पहले ये जानते ही नहीं था, वहाँ मतलब ऑफिस में जाने से पहले मैं जानता ही नहीं था 2014 के पहले कि एनएमडीसी नाम की कोई फर्म है। एनटीपीसी वगैरह तो सुना था, एनएमडीसी नहीं जानता था। तो ये जो राजभाषा अवार्ड दिए गए हैं, उस दौरान श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं, उसके अलावा एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देव प्रेजेंट थे। देखिए एनएमडीसी के एफर्ट, क्योंकि इंडिया की हिंदी जो लैंग्वेज है इसको प्रमोट करने के लिए जो इसने काम किया है, उसके लिए इसको ये राजभाषा अवार्ड दिया गया है। जो हमारे श्री रामचंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि जो स्टील पीएससीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वाकई में ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंडिया की है उसको प्रमोट करने में काम कर रही हैं, ये अच्छी बात है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं, ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील हैं, ठीक है। इन्होंने एनएमडीसी के जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, 3 सालों के लिए इनको जो है 3 वर्षों के लिए इनको साइटेशन दिया है कि आपने जो प्रोग्रेस की है राजभाषा को प्रमोट करने में, इसके लिए आपको साइटेशन मिलेगा। बस इतना याद रखिएगा, राजभाषा प्रेरणा अवार्ड, इस्पात राजभाषा अवार्ड, ये मिला है एनएमडीसी को। आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो 2019 जनवरी में इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है स्टील का, जापान को सरपास कर दिया है। हालांकि चाइना का 10% भी प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, 111.2 मिलियन टन्स के आसपास 2019 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, 1973 में स्थापित की गई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे कारखाने वो देखती है, और इंडिया में सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है जो कि अपने दुर्गापुर प्लांट या फिर सलेम स्टील प्लांट में क्या बनाती है, एलॉय स्टील बनाती है, वरना एलॉय स्टील हम लोग आयात करते हैं। बाकी 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील का सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। ये 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील का सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। और ये बाकी दोनों अवार्ड याद रखिएगा, राजभाषा अवार्ड, इस्पात राजभाषा अवार्ड, इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड एनएमडीसी को मिला है। हंसा एनजी एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, इन्होंने सी लेवल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, बेंगलुरु से पुदुचेरी तक गए हैं। तो एक बार आप पहले ही देख लीजिए, ये है हंसा एनजी। इसको बनाया गया है CSIR की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा, जो कि बेंगलुरु में है। इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है हंसा एनजी। इसने सक्सेसफुल सी लेवल ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं, बेंगलुरु से पुदुचेरी तक गया है 140 नॉटिकल माइल्स 155 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। सी लेवल ट्रायल्स में ये सब कुछ चेक किया गया है, हैंडलिंग से लेकर इसकी स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस सब कुछ देखा गया है। बाकी 5 मार्च 2022 को इसने सी लेवल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, लगातार 18 घंटे की उड़ान, लगातार तो नहीं मतलब कई शिफ्टों में। तो वापस कहाँ से, पुदुचेरी से बेंगलुरु आ गया है, सी लेवल ट्रायल्स हो गए हैं। पर्पस क्या है सी लेवल ट्रायल का, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। एक आइडियल है आपका एयरक्राफ्ट होगा। क्यों, देखिए अभी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं जिनका फ्यूल कंजप्शन अधिक होता है और खर्चा अधिक आता है उस पर, लेकिन ये बहुत लाइट है। अभी तक 37 फ्लाइट्स हो चुकी थी 50 आवर्स की,
तो एक तरह से कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, इसके लो फ्यूल कंजप्शन के कारण और लो कॉस्ट के कारण। अदरवाइज जो इंडिया का फ्लाइंग क्लब था, इसको हाईएस्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी, और बाद में वो कॉस्ट बियर कौन करता था? अल्टीमेटली जो बंदा पायलट, मतलब कि ये इसका प्रशिक्षण ले रहा है हवाई जहाज़ उड़ाने का, तो उसको बियर करनी पड़ती थी। लेकिन हंसा एनजी के आने के बाद आप कॉमर्शियल जो पायलट लाइसेंसिंग है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो मोड हंसा एनजी क्या है? मोस्ट एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर, पावर्ड बाई किसके द्वारा? रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन के द्वारा। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। इसको लो कॉस्ट बेयरिंग बनाया गया है, हल्का है ये, ताकि फ्यूल कम कंज्यूम हो और इजीली लोग सीख सकते हैं। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पर है? बेंगलुरु में। CSIR की लेबोरेटरी उसने बनाया है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। शेखर सिमांडे इसके डीजी हैं, हालांकि प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2022 के लिए इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। इतने सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, तो IEVP प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है 2022 के लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? देखिए, IEVP इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, इसमें पूरे विश्व की संस्थाएं आती हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करती हैं। वो इंडिया में आकर यही देखती हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का इलेक्टोरल सिस्टम और प्रोसेस कैसा है। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं उनके साथ फेमिलियर होती हैं, जानती है इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है। तो देखिए, इतना होता है, लेकिन राजनीति के चलते भले ही आप किसी पे भी जोर आजमाइश करें कि ईवीएम में फॉल्ट है या कुछ भी, अगर ईवीएम में फॉल्ट है तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कभी नहीं जीतती। आप समझिए ना। और वैसे यार, ये तो बोलने की बात नहीं है, आप समझिए, इतने सारे इलेक्शन होते हैं, जब बीजेपी को स्वीप करना होता तो कर जाती है, जब हारना होता तो हार जाती है। ईवीएम बहुत बड़ा बहुत बड़ा और बेहतरीन इलेक्टोरल प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है काम, नहीं तो अभी भी ग्राम प्रधानी के चुनाव को जो है झेलना पड़ता है। IEVP इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, इसमें क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर एक्सपीरियंसेस हैं वो सारा शेयर किया जाएगा, और बाकी कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं ये सब कुछ शेयर किया जाएगा। 135 डेलीगेट्स आए हैं 26 कंट्रीज से, बाकी ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। बाद में तब से लेकर ये अब तक ऑर्गेनाइज करता ही रहता है। बिहार असेंबली के इलेक्शन के समय भी किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में 25 जनवरी को स्थापना की थी। आर्टिकल 324 से 329 तक है। पहले एकमात्र इलेक्शन कमिश्नर था, संविधान के हिसाब से एक ही रहता है। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 लाया गया और मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य कमिश्नर रहते हैं जिनका टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 वर्ष की एज तक के रहते हैं। इनके सैलरी एंड पक्ष देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर रहते हैं, लेकिन जिनको हटाने का प्रोसेस है सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रहता है सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से। बाकी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। इंडिया ग्लोबल फोरम बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 30 यूनिकॉर्न्स के फाउंडर एंड CEO पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पहली बार बेंगलुरु में। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री राजीव चंद्रशेखर इंडिया ग्लोबल फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में हो रहा है। पर्पज़ क्या है इंडिया ग्लोबल फोरम का? इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबल लीडर्स के लिए एजेंडा सेटिंग करने का। फर्स्ट एवर एडिशन है इंडिया ग्लोबल फोरम का, जो बेंगलुरु में हो रहा है। इससे पहले दुबई और UK में हुए हैं। 2021 दौरान इंडिया में 43 यूनिकॉर्न बनाए गए हैं, यानी कि हर 3 महीने में एक यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न की परिभाषा क्या होती है? $1 बिलियन से अधिक। सॉरी, $100 बिलियन से अधिक, है ना। टोटल वैल्यूएशन जो है $100 बिलियन से अधिक हो जाए तो आपका हो जाता है यूनिकॉर्न। 60,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर किए गए हैं। तीसरा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। 82 करोड़ इंडियंस इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये सब छोड़ दीजिए आप, ये बेकार है। हाँ, डिजिटल इकॉनमी, इससे क्या होगा? डिजिटल इकॉनमी से इंडिया का जो टारगेट है 2025 तक, यानी 31 मार्च 2026 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी का, वो शायद अचीव हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है इमेजिनिंग इंडिया @ 247 थ्रू इनोवेशन।
ये एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हो रहा है आईआईटी मद्रास द्वारा चेन्नई में। इमेजिनिंग इंडिया 2047 थ्रू इनोवेशन, 3 दिनों का ये सिंपोजियम है आईआईटी मद्रास द्वारा। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? चेन्नई में। ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा आईआईटी मद्रास के कोलेब्रेशन से स्थापित किया जा रहा है। पर्पस क्या है? गवर्नमेंट और सिटीजन्स को साथ लाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म एंड इनोवेशंस क्रिएट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, बाकी कुछ खास है नहीं। यहाँ देख लीजिए विजन क्या है इंडिया 2047 के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म्स गोल बनाना और शॉर्ट टर्म तरीके से उनको अचीव करना। 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। न्यूक्लियस और सेल टीम डिवाइड की जाएंगी। न्यूक्लियस टीम में एक आईएएस ऑफिसर, एक यंग फैकल्टी मेंबर रहेगा, एक यंग एंटरप्रेन्योर्स रहेगा। 4 मेंबर होंगे न्यूक्लियस में। बेसिक थिंक टैंक काम करेगा और 20 वर्षों के लिए पॉलिसी बनाएगा। इसके अलावा सेल डिवाइड की जाएंगी जो कि इस न्यूक्लियस से कंबाइंड रहेंगी। 10 डिफरेंट थीम होंगे इंडिया @ 2047 में। इन 10 डिफरेंट थीम के लिए आपके सेल डिसाइड की जाएंगी। ओवरऑल थीम क्या रहेगा? विज़न इंडिया @ 2047 का इनोवेशन इन डिजिटल गवर्नेंस। तो ये आज की वीडियो के आर्टिकल थे। ये लास्ट आर्टिकल आज का बचा है। CISF का 53rd रेजिंग डे, स्थापना दिवस हुआ है। अमित शाह जी ने अटेंड किया है, देख लेते हैं। मिनिस्टर होम अफेयर्स, इन्होंने मेडल्स प्रोवाइड किए हैं। हाल ही में CISF की फोर्स मैगजीन सेंटिनल 2022 जारी की गई है। CISF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है कौन सा? 53rd। उस दौरान ये सेंटिनल 2022 मैगजीन जारी की गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में स्थापित की गई थी CISF एक्ट 1968 के द्वारा। मल्टी स्किल्ड एंड मल्टी फेसेटेड प्रोफिशेंसी के साथ CISF बनाई गई है। एकमात्र इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया में। CISF में 354 सेंसिटिव एंड क्रिटिकल CISF द्वारा 354 इंस्टॉलेशंस की रक्षा की जा रही है। 1,64,000 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं CISF।